गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सीबीएसई 2024 का ही क्वेश्चन है, 2024। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं कि अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ठीक है, मतलब जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप है, सेटअप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये 2 स्लिट होगी, फिर ये बीच ये हमारी स्क्रीन होगी। तो पहले ये हवा में है, यहाँ पे एयर इज अ मीडियम। अब क्या किया यहाँ पे, उसको क्या किया, पूरे के पूरे सेटअप को हम लोगों ने कहाँ रख दिया, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। अब म्यू इज इक्वल टू 4/3 में ये सेटअप रख दिया। ठीक है, विच मैक्सिमम इन दिस केस मतलब इस केस के अंदर, इन दिस केस मतलब जब इस सेटअप को हमने किसी मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, विच मैक्सिमम इन दिस केस, यानी यहाँ पे कुछ मैक्सिमा बन रहा होगा, विच मैक्सिमम इन दिस केस will coincide with the 6th maximum obtained if the medium is replaced by air। मतलब एयर में विच मैक्सिमम इन दिस केस मतलब इसका कौन सा मैक्सिमा इसके 6th, जब ये हवा में रखा था तो इसका 6th मैक्सिमा के साथ इसके कौन से नंबर का मैक्सिमा कॉन्साइड करेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसके लिए डायग्राम आपको बना के रखा हुआ है, ये वाला डायग्राम बना, और ये जो है ये मेरी फ्रिंजेस है। ठीक है, उसकी मतलब ये इतनी चौड़ी चौड़ी फ्रिंजेस है, इसकी विड्थ है कुछ ना कुछ। ठीक है, दीज आर माई फ्रिंजेस, ये फ्रिंजेस है, इसकी इतनी चौड़ी चौड़ी विड्थ है ना, ये ब्राइट ब्राइट फ्रिंजेस है। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, मुझे एक बात पता है कि बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू के बराबर होता है। मतलब जो फ्रिंज विड्थ होती है, बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाऊं तो एयर के कंपैरिजन में एयर के कंपैरिजन में हर किसी का ज्यादा ही मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे 4/3 का आप डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा ही होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है एयर के मुकाबले, तो फ्रिंज विड्थ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखिए ये जो मैंने फ्रिंज विड्थ बना के रखी है, ये किसकी बना के रखी है, एयर की, जब ये पूरा सेटअप एयर में था। तो एयर में जो फ्रिंज विड्थ है, जो मोटाई है, ये आप देख सकते हैं, ये फ्रिंज विड्थ है ये। और ये कौन सी फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंजेस है, ऑल आर ब्राइट फ्रिंजेस। ये सारी के सारी कैसी फ्रिंजेस है, ब्राइट फ्रिंजेस है। देखिए ये, ठीक है, ये सब के सब ब्राइट फ्रिंजेस है। तो इनकी जो हवा में जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी है, बीटा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे आप तो बीटा क्या होगा, कम होगा। तो देखिए ये किस में है, ये 4/3 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है 4/3, और ये हवा से तो ज्यादा ही है। तो इसका जो मैंने फ्रिंज विड्थ नाम दी वो दी है बीटा। तो बीटा डैश शुड बी लेस देन बीटा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ घटेगी, इसलिए इसके मुकाबले आप देखेंगे तो ये कैसे हो गई, पतली पतली सी हो गई है। देखिए इनकी स्प्रेडनेस कम कर दी है मैंने। अब आप सोचिए जो चीज इतनी चौड़ी, मतलब ये हवा में कितनी बोली है, हवा में वो बोल रहे हैं कि विल कॉन्साइड विद 6th मैक्सिमा, इसके छठा 1 2 3 4 5 6, इसका 6th मैक्सिमा के साथ इसका कौन सा नंबर का मैक्सिमा कॉन्साइड करेगा। अब कौन सा नंबर का मतलब है, देखिए अगर फ्रिंज विड्थ ये पतली होंगी तो जहां पे ये 6 आ रही है तो यहाँ पे हो सकता है 12 आ जाए, यहाँ पे हो सकता है 8 आ जाए, यहाँ पे हो सकता है 10 आ जाए, यहाँ पे हो सकता है, मतलब आप समझिए कि ये अगर एक बेंच है हमारे पास, ये एक बेंच बनी हुई है, यहाँ पे एक हेल्दी बच्चों को बिठाए तो वो हेल्दी बच्चे यहाँ पे 2 ही आ सकते हैं, लेट्स सपोज। और वहीं एक थिन बच्चों को बिठाए तो थिन बच्चे हो सकता है ना यहाँ पे 3 आ जाए, लो 4 आ गए मेरे तो। ठीक है, तो 2 की जगह यहाँ पे 4 आ जाए। तो यही बात है कि जब आपने इतनी मोटी फ्रिंजेस हवा में बन रही है, इनकी फ्रिंज विड्थ इतनी ज्यादा है, तो इस मीडियम में जाने पे ये पतली पतली होती जाएंगी। तो पतली हो जाएंगी तो जहां यहाँ पे हवा में खाली 6 आ रही है तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ साइज कम होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा आ जाएंगी ना, ये पतली हो गई ना, और पतले ज्यादा बैठ सकते एक बेंच पे, करेक्ट। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं हम लोग। और आप जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। तो यहाँ पे बीटा डैश की जगह मैं लैम्डा डैश कर देती हूँ, बीटा की जगह लैम्डा कर देती हूँ और म्यू कर देती हूँ। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आ गया हमारा वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे भी वही कंसेप्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे काम कर लेते हैं हमारा। अब सब फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि ये देखिए ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस है उसको मैं y नाम देती हूँ।
तो मेरी जो हवा के अंदर है, एयर के अंदर जो है, अच्छा पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, y जो डिस्टेंस है फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज का क्या है, n लैम्डा d/d है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हवा की बात करें तो हवा में कौन सा नंबर की फ्रिंज कौन से नंबर की फ्रिंज उन्होंने बोली है, 6th मैक्सिमा, 6th जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी बात करें। तो यहाँ पे n की जगह मैं 6 डाल देती हूँ, लैम्डा डाल देती हूँ, d और ये स्मॉल d तो फिक्स रहेंगे, कैपिटल D क्या है, स्क्रीन जो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये कैपिटल D और स्मॉल d ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और कैपिटल D स्लिट से लेके स्क्रीन तक का बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये हवा का काम हो गया हमारे पास। ये अच्छा, अब हम जाते हैं मीडियम में। मीडियम में उन्होंने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने की बात कर रहे हैं, 4/3 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा n, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका कौन सा नंबर का मैक्सिमा इसके 6th मैक्सिमा से ओवरलैप करेगा, तो मैं उसको n नाम दे दूं और लैम्डा डैश नाम दे दूं d/d, ठीक है। फ्रिंज चेंज हो गया अब यहाँ पे। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे भी आपने y लेके रखा है, यहाँ पे भी y लेके रखा है, क्यों, क्योंकि सेंटर से ये अगर मेरे पास, अच्छा यहाँ पे मैंने y nth, तो मैं इसको y nth नाम दे देती हूँ, इसको मैं y6 नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो सेंटर से जो हवा में 6th ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो कितने डिस्टेंस पे बन रही है, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, y6 है। तो इसकी जो यहाँ पे जो भी ये मैंने nth नाम दिया है, ये nth ब्राइट फ्रिंज, वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, y nth पे है ना, सेंटर से y nth। तो आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस तो देखिए, जितनी यहाँ पे डिस्टेंस है इतनी यहाँ पे डिस्टेंस है ना, ये दोनों बराबर ही होनी चाहिए ना। मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक है, तो हमें बस n ही तो निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि y6 इज, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है, इसके बराबर होनी चाहिए। तो बस इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 लैम्डा d/d is equals to 6 lambda d/d is equals to n lambda dash d/d। वेरी नाइस। अब ये लैम्डा डैश को मैं कन्वर्ट कर लूं लैम्डा बाई म्यू में, मतलब इस लैम्डा की जगह क्या मैं ऐसा लिख दूं, n लैम्डा अपॉन म्यू, ये लैम्डा बाई म्यू रख दूं, d/d रख दूं, ठीक है। तो अब ये और ये इक्वेट हो जाएंगे, ये और ये आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो 6 लैम्डा d/d इज इक्वल्स टू n लैम्डा, अच्छा म्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3, तो 4/3 इंटू d/d, करेक्ट है। अब ये लैम्डा d से ये वाला लैम्डा d गया, इसको थोड़ा सा और प्यार से लिख लेते हैं, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 6/d इज इक्वल्स टू 3/4, ये वाला 3 ऊपर गया, इंटू n, अच्छा ये लैम्डा d से लैम्डा d काट दिया मैंने, अब ये d से ये d भी काट देती हूँ, विच इम्प्लाइज, यानी मेरे पास बचा 6 इज इक्वल्स टू 3n, ये 3 इंटू n, ये 3 ऊपर गया था ना, 3n/4, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 2 2 जा 6, मतलब 8। यानी कौन सी, जब आप उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 में डालेंगे तो 8वीं जो फ्रिंज है ब्राइट फ्रिंज, वो इसके छठे के साथ कॉन्साइड करेगी, मतलब n इज इक्वल्स टू 8 वाली इसकी n इज इक्वल्स टू 6 के साथ कॉन्साइड करेगी। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे 8 ही बना के रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आया हमारे पास, C इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट माय चैनल, प्लीज शेयर माय चैनल, एंड थैंक यू वंस अगेन।